बायोपिक कहानियां हमेशा फिल्म साजों को अपनी तरफ खींचती है, और जब बात मुल्क के सबसे मशहूर फौजी अफसर की हो और पहले फील्ड मार्शल मानिकशाह की हो, तो आपका जोश अपनी इंतहा पर होता है। फिर कामयाब फिल्म उराजी और मैग्नाविकी ओ का इम्तिजाज आपको बहुत सारी उम्मीदें देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको फिल्म उसाम बहादुर की कहानी समझाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का आगाज मानिकशाह की पैदाइश से होता है, जहां उनके वालिदैन उनका कुछ अलग सा नाम रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम उसाइरस ई रखा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि साइरस उनके इलाके के सबसे मशहूर चूर का नाम है, तो उन्होंने उनका नाम बदलकर इसाम ई रख दिया। इसके बाद कहानी सन 1932 में पहुंचती है, जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की पहली बीच में साम की शमूलियत होती है। और जब साम देहरादून की एकेडमी में थे तो वो बहुत शौक और शरारती थे। एक दिन वो अपने कुछ एकेडमी दोस्तों के साथ पार्टी में चले गए, लेकिन जब वो पार्टी से वापस आए तो वो परेड में शामिल नहीं हो सके। और जब कमांडर को इस बात का इल्म हुआ तो साम को 15 दिन की सजा दी गई। एकेडमी तो देहरादून में थी, लेकिन हुकूमत बरतानिया की थी, इसलिए तमाम बड़े अफसरान बरतानवी हुआ करते थे, और साम एकेडमी के जमाने से ही हर काम में माहिर थे, चाहे वो बॉक्सिंग ही क्यों ना हो। आखिरकार साम का इंतखाब इंडियन आर्मी ओ में हो जाता है, जिस पर वो एक और पार्टी में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की उसीलो से होती है, और साम जैसे ही इसे देखते हैं तो वो इससे मोहब्बत कर बैठते हैं। यहाँ साम सीलो से कहते हैं कि तुमसे बात करने के लिए कई लोग मरते होंगे, कई किस्म की आफात भी आती होंगी, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो शायद किसी ने तुमसे न कहा हो। यहाँ साम इसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है, और हमें बताया जाता है कि साम और सीलो की शादी हो चुकी है, और उनकी एक बेटी भी है, और साम और सीलो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जब साम मानिकशाह की कमीशन नग हुई तो उन्हें 2nd बटालियन रॉयल एस्कॉर्ट ए में भेजा गया, क्योंकि इंडियन यूनिट में भेजे जाने से पहले ब्रिटिश यूनिट में शामिल होना रिवायती अमल था। अब हम देखते हैं कि जब जापान बर्मा पर हमला करने वाला था दूसरी जंग अजीम के दौरान, तो साम को उबारबी फोर्टियर फोर्स रेजिमेंट ए में भेजा गया, और उनके साथ एक बड़ी यूनिट भी शामिल की गई। जब साम की पूरी यूनिट बर्मा के लिए रवाना हुई तो अचानक जापानी फौजी फिजाई जहाज के जरिए साम की यूनिट पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं और कई जख्मी भी होते हैं। ये हमला खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये फिजाई हमला था। जापानियों ने यह हमला इसलिए किया ताकि सब फौजी खौफ के मारे वापस चले जाएं, लेकिन साम की यूनिट ऐसी ना थी। उन्होंने बहादुरी से सामना किया, और 50 सिपाही शहीद होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़ते गए। अब रात हो गई थी, और साम ने अपने तमाम सिपाहियों से कहा कि जापानी फौज किसी भी वक्त ओपगविडा हल तक पहुंच सकती है, इसलिए हमें जल्द अज जल्द ओपगविडा हल पर कब्जा करना होगा। और रात के वक्त साम ने सब सिपाहियों को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिशन हमारे लिए बहुत अहम है और कोई पीछे नहीं हटेगा। अब अगले दिन जब साम की यूनिट पगविडा हल पर चढ़ाई कर रही थी, तो अचानक जापानी फौजी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इस हमले में साम को 9 गोलियां लगती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसके बावजूद वो अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं, और सबको लगता है कि साम शहीद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चंद दिन बाद साम सेहतियाब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि सिपाहियों ने ओपगविडा हल पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया था। और साम की बहादुरी को देखते हुए एक जर्मन कमांडर ने साम को ए मिलिट्री क्रास उसे नवाजा, जो कि फौज के लिए एक आला एजाज समझा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब साम इंडियन आर्मी में थे तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका नाम आया खान था, और आप सब उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। कुछ साल गुजरने के बाद अब वक्त आया तकसीम हिंद का। हम आज़ादी हासिल करने वाले थे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होने वाले थे। इसीलिए आया खान पाकिस्तान की फौज में शामिल होना चाहते थे, और वो साम से भी कहते हैं कि तुम भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ साम उन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तान मेरे खून में है। वो कहते हैं कि अगरचे मैं पारसी हूँ, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ हिंदुस्तान बसता है। एक पार्टी का मंजर होता है जहाँ सब सिपाही मौजूद होते हैं, और सब अपनी अपनी राहों पर जाने वाले होते हैं। जहाँ आया खान पाकिस्तान आर्मी में जा रहे होते हैं, और कई सिपाही इंडियन आर्मी में, और ये साम और आया खान की आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद वो कभी नहीं मिलते। अब सीन हुकूमत की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ चाचा नेहरू वो दिखाए जाते हैं, और मसला ये होता है कि तकसीम हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। इस वक्त जम्मू और कश्मीर के आर्जी राजा हरी सिंह थे, लेकिन राजा हरी सिंह के लोग पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर पाते। तब हरी सिंह इंडियन आर्मी से मदद मांगते हैं, जिसके लिए वो एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर राजी होते हैं, जिसमें दिफा, खारजा उमूर और मवासलाती मामलात शामिल होते हैं। लिहाजा हरी सिंह इस पर दस्तखत करते हैं और तमाम इख्तियारात इंडियन हुकूमत को सौंप देते हैं। लेकिन ये काम मानिकशाह के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडियन आर्मी को फौरन तैयार करना होता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी कश्मीर पर हमला करने वाली थी। तो मानिकशाह फौरन अपने सिपाहियों के साथ कश्मीर पहुंचते हैं और हरी सिंह से इस मुआहदे पर दस्तखत करवाते हैं।
तो अब तमाम कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास आ चुका होता है। यहाँ इंडियन आर्मी को एक बड़ी फतह हासिल होती है और पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देती है। मानेकशॉ का काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन कुछ कमांडर जो उनके साथ काम करते थे वो उनकी कामयाबी से हसद करते थे, जिसकी वजह से मानेकशॉ ऊपर बहुत से झूठे इल्जामात लगाए गए। लेकिन मानेकशॉ ने साबित किया कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए। अब कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी और मानेकशॉ अदालती कार्रवाइयों की वजह से इस जंग में हिस्सा नहीं ले सके। जंग में भारतीय फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के लिए बुनियादी तौर पर कोल और मेनन को जिम्मेदार ठहराया गया। फिर नवंबर 1962 में नेहरू ने मानेकशॉ से कहा कि वो फोर्थ कोर की कमान संभाले। फिर मानेकशॉ ने नेहरू से कहा कि उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई हो रही है वो एक साजिश है और उन्हें तकरीबन 18 माह के लिए मुअत्तल भी कर दिया गया था। तो चाचा नेहरू ने मानेकशॉ से इसके लिए माजरत की और फिर थोड़े ही वक्त बाद 2 दिसंबर 1962 को मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर मुकर्रर किया गया और उन्हें तेजपुर में फोर्थ कोर का जनरल कमांडिंग ऑफिसर तैनात किया गया। तो जैसे ही मानेकशॉ ने कार्रवाई संभाली, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि चीन के साथ जो जंग हो रही है इसमें फोर्थ कोर का अहम किरदार है। उन्हें लगा कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद करना है, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो ज्यादा जारहियत के साथ काम करें। सिर्फ 5 दिन बाद जब मानेकशॉ ने कमान संभाली तो नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ हेडक्वार्टर का दौरा करते हैं। वो देखते हैं कि सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। नेहरू कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि जंग में मजीद लोग मरें। तो मानेकशॉ जवाब देते हैं कि उन्हें अपने सिपाहियों की कमान अपने तरीके से संभालने दी जाए, जिसमें इंदिरा गांधी ने भी मानेकशॉ की हिमायत की। हालांकि इंदिरा गांधी के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन उनका हुकूमत में खासा असर और रसूख था। तो जब सिपाहियों को अपने तरीके से काम करने का मौका दिया गया तो अब फोर्थ कोर मजबूत हो गया और अब वहाँ सब कुछ काबू में आ गया। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अचानक नेहरू को दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो जाता है और इस वाक़ये से पूरा मुल्क सदमे में आ जाता है। तो एक तरफ मानेकशॉ फोर्थ कोर को मजबूत बना रहे थे, जिसमें वो अपनी यूनिट को हर किस्म की लड़ाई की हिकमत अमली सिखा रहे थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी मुल्क की वजीर आजम बन जाती है। अब हम देखते हैं कि 1971 की बैत पाकिस्तान जंग बांग्लादेश जदहो से शुरू होती है, जो कि रिवायती तौर पर मगरबी पाकिस्तानियों और मशरकी पाकिस्तानियों के दरमियान एक जिदोजहद थी। 1970 में मशरकी पाकिस्तानियों ने नए निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस मुतालबे को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तो 1971 के आगाज में मशरकी पाकिस्तानियों ने अलहदगी का मुतालबा कर दिया। मार्च में पाकिस्तानी हुकूमत ने नया निज़ाम कायम करने के लिए एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें मशरकी पाकिस्तान के फौजी और पुलिस भी शामिल थे। इस कार्रवाई में हजारों मशरकी पाकिस्तानी मारे गए और तकरीबन 1 करोड़ पनागुज़ीन हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल में आ गए। ये इस वक्त का सबसे हौलनाक कत्ल आम था। अप्रैल में भारत ने फैसला किया कि बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क कायम किया जाएगा और फिर अप्रैल के आखिर में काबीना की मीटिंग के दौरान वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो इस जंग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने सीनियर्स से कहा कि वो फौज को कहीं और भेज दें। उनके पास सिर्फ 12 टैंक वॉर्स ही हैं और वो ये भी बताते हैं कि आने वाले मानसून में हिमालय के दरवाजे खिल जाएंगे, जिसके नतीजे में तेज बारिशें होंगी। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये जंग हो। काबीना की मीटिंग के बाद मानेकशॉ ने इस्तीफा पेश करने की तजवीज़ दी, तो वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और उसके बजाय उन्होंने मानेकशॉ से मशवरा मांगा। मानेकशॉ ने कहा कि अगर उन्हें सरहदों पर जिदोजहद को संभालने दिया जाए तो वो फतह की जमानत दे सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक तारीख मुकर्रर की और बताया कि जंग इसी तारीख से शुरू होगी। मानेकशॉ की तजवीज़ करदा हिकमत अमली के बाद फौज ने मशरकी पाकिस्तान में कई इब्तिदाई कार्रवाइयाँ शुरू की। उन कार्रवाइयों में बंगाली कौम परस्तों की एक मकामी सिविल फौज मुक्ति बाहिनी भी शामिल थी। उन्हें तरबियत देना शुरू किया गया। तो मुक्ति बाहिनी के बहुत से कैंपों में लोगों को तरबियत दी गई। तो जंग की बाकायदा शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जब पाकिस्तानी तैयारों ने भारत की फिजाइया पर मुल्क के मगरबी हिस्से में बमबारी की। फौज के सरबराह मानेकशॉ की क़ियादत में अगली हिकमत अमली की तैयारी की गई और इस हमले का जवाब दिया गया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, पाकिस्तान की मुजाहमत कमजोर होती गई। भारत ने ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी फौज को अलग थलग कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज हथियार डालने और पीछे हटने लगी। सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल 4 दिसंबर 1971 को मीटिंग करती है। 7 दिसंबर को लंबी बहस के बाद अमेरिका ने फौज के फौरी इनखला के लिए एक तजवीज़ पेश की। सोवियत यूनियन ने इसे 2 बार वीटो किया।
और बंगालियों पर पाकिस्तानी मजालिम की वजह से बरतानिया और फ्रांस इस बहस में शामिल नहीं हुए। फिर भी हुकूमत ने इस तजवीज़ की हिमायत की। फिर बाद में ओ मानिक शाह ने 9, 11 और 15 दिसंबर को पाकिस्तानी सिपाहियों को रेडियो के जरिए इत्तला दी। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि अगर वो हथियार डाल देंगे तो उन्हें भारतीय फौजियों की तरफ से इंसाफ पर मबनी सलूक मिलेगा। तो ये जंग 12 दिन तक जारी रही और 94,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को कैद कर लिया गया। ये जंग मशरकी पाकिस्तान की हथियार डालने के साथ खत्म हुई और इस जंग के नतीजे में बांग्लादेश एक नए मुल्क के तौर पर वजूद में आया। जंग के बाद इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को फील्ड मार्शल के तौर पर मुकर्रर किया। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। मानिक शाह की फौज से रिटायरमेंट 1972 में होना थी, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। बाद में 1 जनवरी 1973 को मानिक शाह को मुसल्लह अफवाज और कौम की खिदमात के एतराफ में फील्ड मार्शल के ओहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर किया गया। 3 जनवरी को सदरन जमहूरिया के महल में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें इस रैंक से नवाजा गया। वो पहले भारतीय फौजी बने जो इस ओहदे पर तरक्की पाने वाले थे। तो दोस्तों, साम बहादुर एक सवानही फिल्म है। ऐसी फिल्म में कहानी नहीं सुनाई जाती बल्कि हकीकत को पेश किया जाता है। साम के जो किस्से हमने उनके अंदाज के बारे में सुने थे वो सब वो अपने किरदार में भर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वजाहत मुकम्मल होती है